Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई जो बिल्कुल ही फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट है, इंतहा पसंद गवर्नमेंट है। वहाँ दुनिया का टकराव होता है, वहाँ दुनिया का अपना कारपोरेट इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से वो भारत की हुकूमत के साथ अपना जो ताल्लुकात हैं, टाइज़ हैं, उनको कट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अपना ट्रेड का बेनिफिट है, इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट है, उनका इकोनॉमिक बेनिफिट है। ये बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन बन गई। इधर से आप देखते रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बार बार कहते रहे हैं कि वी विल फाइट टिल लास्ट बुलेट टिल लास्ट मैन। डिटर्मिनेशन पाकिस्तान की अपनी जगह पर रही। अभी तो थ्रेट और बढ़ गया है। अभी वो गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, वो आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं। देखिए, एक तो ये बात सही है कि वज़ीर आज़म की जो स्पीच थी यूएन जनरल असेंबली में, उसके बाद फॉलोअप की हमें फिर कमी महसूस हुई कि फिर फॉलोअप होता, स्ट्रैटेजी के जरिए फॉलोअप होता, आगे पता चलता। इसके बहुत सारे पहलू हैं। एक तो बात यह है कि देखिए, हमने एक इकोनॉमिक एम्बार्गो का ऐलान कर दिया कि जी वो जो, बल्कि 27 फरवरी 28 फरवरी को हमारा कंफ्रंटेशन हुआ था 2019 में भारत के साथ, उसी वक्त हमने कर दिया था एक एम्बार्गो का अनाउंसमेंट। मुझे तो लगता है वो भी हमने कभी प्रैक्टिकली उस पर कोई इंप्लीमेंट नहीं किया। क्या अमल दरामद है उस एम्बार्गो पे, सिवाय इसके कि जी फिल्मों की आमदोरफ्त रोक दी गई, सिवाय इसके तो और कोई बात नहीं हुई। बल्कि आप देखें, कभी अद्वियात मंगवाई जा रही हैं, कभी एशियाई खुर्दोनोश, कभी फल सब्जियां आ रही हैं, ये तमाम चीजें तो चल रही हैं ना। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हम अपना हाउस एंड ऑर्डर करके अपने आप को हम सेल्फ जैसे कहते हैं डिपेंडेंट बनाकर हम क्यों भारत के ऊपर से बिल्कुल अपनी रिलायंस खत्म नहीं कर सकते। और सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये दुनिया भर के लिए लागू होता है, क्योंकि जब हम अपना मुकदमा पेश करते हैं तो हमारी जो मुआशी तौर पर जो हमारी बेड़ियां हैं वो हमारे आड़े आ जाती हैं। हमेशा यही होता है। कभी हम एक फरीक के पास जाते हैं, एक मुल्क के पास जाते हैं, अरब वर्ल्ड के पास जाते हैं, दूसरे जो हैं वो एक अजीब सी आपको एक वो टोन दिखाने लगते हैं। दूसरों के पास जाते हैं, आपको फर्स्ट एंड से उस किस्म की एक टोन नजर आने लगती है। तो मुझे लगता है आप पहले अपना हाउस एंड ऑर्डर करें। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। इसका सियासी पहलू भी है, इसका मुआशी पहलू भी है। हमने कुछ भी नहीं क्यों किया। मतलब अगर मैं फॉरेन इंस्टेंस अगर छोटी सी एक मिसाल दूं, अगर आपने एक फिल्मों पे या उनके एंटरटेनमेंट पे बैन लगा ही दिया था, एम्बार्गो लगा दिया था, आप देखें बहुत सारे यहाँ पर लोगों के रोजगार उस चीजों से चले गए, सब कुछ हुआ। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी तो थी ना, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करते। आपने क्या किया? एक कोई मौलवी आपको आंखें दिखा दो, एकदम से डिफेंसिव होके डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। कोई आर्ट्स, कोई मीडिया, कोई इंडस्ट्री, कोई एंटरटेनमेंट इस मुल्क में आपने छोड़ी, कोई कल्चर, कोई सकाफत, कोई चीज आपने नहीं छोड़ी है। मतलब ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करते। आपने तो नहीं किया वो, बल्कि उसकी जानिब आप जाते हुए भी नजर नहीं आए। और जो अपने तौर पर आप चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं या किसी और मुल्क से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, अद्वियात जैसे हो गई, भारत से क्यों फिर आपने इंपोर्ट की? वो फिर आपको उस बात का ताना मारता है हमेशा। वाकई पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए ऐसे इक़दाम उठा लिए हैं कि पाकिस्तान को अब इस लिस्ट से निकालकर व्हाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। मुना, जरा आप देखिए, हमने काम काफी किया है, इसमें कोई शक नहीं, लेजिस्लेशन भी की है, लेकिन फिर वही बातें आड़े आ जाती हैं। इसकी मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन और मुकम्मल अमल दरामद के लिए हमें तमाम को इकट्ठा होना पड़ेगा। इसमें सियासी, मजहबी, समाजी जिस तरह के बैरियर्स हैं या इख्तिलाफात हैं, उनको दूर करना पड़ेगा। वही बात आ गई है, हम बार बार बात कर रहे हैं कि हुकूमत को एंगेज करना है। डेमोक्रेसी या जमहूरियत नाम ही एंगेजमेंट और बातचीत, नेगोशिएशंस का है। जब तक ये चीज नहीं होगी, मुझे नहीं लगता हम FATF से जान छुड़ा पाएंगे। हमारे कर्जे महंगे होते जा रहे हैं, हमारी मईशत और जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं हमें मुश्किल से मुश्किल शराइत दे रहे हैं। उसकी बहुत बड़ी एक वजह यह है कि FATF एक बहुत मुस्तहकम लॉबी बना चुका है पाकिस्तान के खिलाफ। टर्की और मलेशिया के होते हुए हम ब्लैकलिस्ट तो नहीं होंगे, लेकिन अभी मौजूदा हालात में मुझे हमारा ग्रे लिस्ट से भी हटना मुश्किल लग रहा है। मैं नहीं समझती, हमारे इकदामात बेशक काफी हैं, लेकिन जो हमारी तरफ से एक आवाजें जा रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो एक परसेप्शन या एक नैरेटिव जा रहा है, वो मुझे लगता है काफी डैमेजिंग है। एक दाईं तरफ जा रहा है, एक बाईं तरफ जा रहा है, कोई आपस में मेल मिलाप नहीं है हमारा, पॉलिटिकली स्पीकिंग, मजहबी तौर पर भी नहीं है, समाजी तौर पर भी नहीं है। ये बातें हम जितना मर्जी इसको कैजुअली लें, लेकिन ये बाहर बहुत कीनली और विजिलेंटली नोट हो रही होती है पाकिस्तान के हवाले से। और फिर इन बातों के ऊपर बाकायदा जब APG का इजलास होगा, अभी जो होने वाला है, आप देखिएगा, पहले दीगर इजलासों में भी इस किस्म की बातें हुई, वो बाकायदा पिन पॉइंट कर करके आपसे ये सवालात पूछते हैं इन बयानात पर
जिनको हम अभी इस वक्त बड़ी हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, कैजुअली भी देते हैं, एक रेगुलर उसको लड़ाई और एक कन्फ्रंटेशन समझते हैं। ये इतना कैजुअल मामला नहीं है। इस दफा भी यही होगा, हमारे खिलाफ काफी चीजों को इस्तेमाल किया जाएगा। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ पर इतनी बाइफरकेशन और पोलराइजेशन हो चुकी है कि एक दूसरे की शक्ल देखने को लोग तैयार नहीं। भारत सदारत है उसके पास इस इजलास की। अमेरिका का मामला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से वहाँ पर उसके मफादात जुड़े हैं। हमने इक़दाम कर लिए काफ़ी कि हम इन सब चीज़ों को काउंटर कर सकेंगे। देखें, मनी लॉन्ड्रिंग पे और टेरर फाइनेंसिंग पे हमने क्रैक डाउन तो किया है और काफ़ी इकदाम किए हैं, लेकिन आप FATF का जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है उसकी अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो वो कह रहा है कि आपने इकदाम तो किए हैं और 40 में से 2 ऐसे इकदाम हैं जिनके ऊपर आप कह सकते हैं कि मुकम्मल अमल दरामद है। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो टर्म यूज़ की गई है कि एनहांस्ड फॉलो अप लिस्ट में उसको डाल दिया गया पाकिस्तान को, और ये बड़ा रिलाई करता है कि FATF के इजलास में जो फैसला होना है उसमें एशिया पैसिफिक ग्रुप ने क्या रिपोर्ट दी है। अब लास्ट फेब से लेकर और ये अक्टूबर तक पाकिस्तान ने जो इकदाम करने थे, जो कानून साजी करनी थी, वो तो की, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमने कुछ नहीं किया। पिछले 7 महीने में हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, क्योंकि जाहिर है कि सिर्फ आपने टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल करने के लिए इकदाम नहीं करने, वो जो FATF के मेंबर कंट्रीज हैं उनको कन्विंस भी करना है कि वो हमारे इन इकदाम को एक फेयर तरीके से देखें। हमने अभी जाके शाह महमूद कुरैशी साहब ने 4 दिन पहले मलेशिया में और सऊदी अरेबिया में राब्ते किए हैं, और मलेशिया तो हमें पता है कि FATF के मामले में पहले भी हमारे साथ खड़ा हुआ था, टर्की भी खड़ा हुआ था। तो हमने कोशिश नहीं की कि हम ज़्यादा मुल्कों के साथ राब्ता करके कोई डिप्लोमेटिकली भी इस फ्रंट पे काम करें। अब हमें पता है कि भारत के कॉर्पोरेट इंटरेस्ट की हमें पहले बात हुई है, बहुत सब पार्टिसिपेंट्स ने की है, भारत की जो इंटरनेशनल लॉबी है उसकी भी बात की है। तो ग्रे लिस्ट से में रहना यानी ब्लैक लिस्ट में ना जाना, ये कोई पाकिस्तान की कामयाबी नहीं है। हर दफ़ा ये नैरेटिव हम बेचते हैं, कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम भारत ने हमें ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश की, हमारा कामयाबी है कि हम ग्रे लिस्ट में जो है रह गए। ग्रे लिस्ट में तो आपको 3 अरकान चाहिए होते हैं, लेकिन अभी भी लग ऐसा रहा है कि हम ग्रे लिस्ट से, वही जो भारत की कामयाब सफारतकारी है उसकी वजह से हम अपने इकदाम के बावजूद ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकेंगे। बाकी ब्लैक लिस्ट में हम जा नहीं सकते। वो टोटल 3 वोट चाहिए, वो 12 वोट चाहिए पाकिस्तान को। देखिए, ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान को 12 वोट्स चाहिए और ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए 3+ वोट्स चाहिए। वो हमारे पास टर्की, चाइना, मलेशिया का है, सऊदी अरब मेंबर है और होपफुली सऊदी अरब भी साथ देगा। GCC भी मेंबर है, तो GCC के लिए UAE के फॉरेन मिनिस्टर से भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की। लेकिन बात सिर्फ हमारी कम से कम FATF के हवाले से हमारी अपनी पॉलिटिकल या हमारी जो सिचुएशन है वो काफ़ी नहीं है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी इसमें है। अदरवाइज़ अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी फॉर एग्जांपल आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ग्रे लिस्ट में तो ये लोग लेके गए थे। यानी जर्मनी ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ लॉबी की, USA ने की, ब्रिटेन ने की ताकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला जाए। और ग्रे लिस्ट में हम गए, तब हमने सोचा कि नहीं, अब हम लेजिस्लेशन भी कर लें, लड़ भी लें आपस में। टेरर फाइनेंसिंग की वजह से ग्रे लिस्ट में हम गए हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ग्रे लिस्ट में नहीं गए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को इनडायरेक्टली कहा गया कि ये टेरर फाइनेंस के लिए पैसा इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ तो हम कहते हैं कि जो फलां सियासतदान ने मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर भेजा, TTs के ज़रिए बाहर भेजा, TTs के ज़रिए अंदर आए। तो जो पोलिटिकली इसको हम इन्वॉल्व करके मोटिवेशन हमारी दूसरी बन जाती है, उससे हम मिस डायरेक्ट होते हैं, उससे हम अपनी डायरेक्शन से हट जाते हैं। लिहाजा अभी मैं नहीं समझता कि प्लेनरी जो शुरू हो रही है इसमें टोटल 38 मेंबर। जी बिल्कुल, जब से ये इशू शुरू हुआ है हमें पता है कि APG पे, एशियन पैसिफिक ग्रुप पे इंडिया की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। बुनियादी तौर पे हमने बाकी जहाँ पे इकदाम किए लेजिस्लेशन समेत, उसके साथ साथ उस इन्फ्लुएंस को कर्टेल करने के काम करना चाहिए था। एक तरफ हम जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं टू US, टू सऊदी अरब, तो उनको हमें एज अ लॉबिस्ट इस्तेमाल करना चाहिए था, जिसमें हम नाकाम हो गए और हमें वो जो अपनी डेफिशिएंसी फॉरेन पॉलिसी में नज़र आती है वो फिर महसूस हो रही है शदीद तरीके से। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अभी हम ग्रे लिस्ट में